हाँ, क्यों हमको रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की भाई? ये कैलकुलेट करने की। क्या चीजें? डोमेन को कैलकुलेट करने की क्यों रिक्वायरमेंट हम लोगों को पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने डोमेन का एक क्वेश्चन तुम लोगों को करवाया था कि भैया ऐसे ऐसे डोमेन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। शायद यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया था। आया था या नहीं? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज बताओ। यहां तक किसी को कुछ पूछना था? बोलो बच्चे। नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रेंज। रेंज, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रेंज। इसमें हम लोग तकरीबन 2-3 मेथड पढ़ेंगे। फटाफट हेडिंग लिखिए, डिटरमाइनिंग रेंज, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग या डिटरमाइनिंग रेंज। लिख लिया? चलिए, इसमें पहली कैटेगरी है रिप्रेजेंटिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। वो लोग सर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई ये कैसे किया जाता है? तो इसके लिए हम लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ऐसा हुआ था। अब मुझसे बोला गया कि आपको भैया क्या करना है, इसको x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो हम fx को लिख देंगे y x अपॉन 1 प्लस x। फिर आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है? x के बराबर है। इधर चला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू x कॉमन y माइनस 1। यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू y अपॉन y माइनस 1। x इज इक्वल्स टू y अपॉन y माइनस 1। ठीक है, ये हमको रिप्रेजेंट किया गया, हमने x को रिप्रेजेंट कर दिया है y की फॉर्म में। मतलब अगर पहले y इज इक्वल्स टू fx, y वाज अ फंक्शन ऑफ x, तो इस केस में यहां पे क्या हो जाएगा, x इज अ फंक्शन ऑफ y। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अजय क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अजय मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। किसी और को आ रही है अजय की आवाज? तो प्लीज बता दो क्या बोल रहा है वो। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर। अजय चैट में लिख बच्चे, चैट में लिखना। अजय ट्राई कर चैट में लिखने की। हाँ भाई, तो ये बात मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि fx अगर ये जो फंक्शन ऑफ x है तो आप इसे y के बराबर करके इसे x को फंक्शन ऑफ y बना सकते हैं। ये ओवरऑल प्रोसेस है जो हम लोग फॉलो करेंगे इसमें, रिप्रेजेंटिंग x इन टर्म्स ऑफ y। किसी को यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए, नहीं तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन से आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है बेटा, क्या कैलकुलेट करना है आपको? y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रोसेस जनरली किस में लगता है? ये वाला किसके अंदर लगता है? रिप्रेजेंटिंग x इन टर्म्स ऑफ y। ये किस जगह पे लगता है? आप इस पूरे एक्सप्रेशन को किसके बराबर कर दीजिए? y के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के बराबर। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रैशनल फंक्शंस होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी रैशनल फंक्शंस होते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? y टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर y टाइम्स ऑफ x माइनस y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बढ़िया है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया, अब हम एक्स स्क्वायर को लेके चले गए इस तरफ में, तो ये कितना आ जाएगा? y माइनस 1 टाइम्स ऑफ कितना हो गया आपका? x का स्क्वायर हो गया। फिर यहां पे आ जाएगा y माइनस 1 टाइम्स ऑफ x, और 1 को इधर लेके जाएंगे, माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या होता है भाई? आपको रेंज कैलकुलेट करनी है, तो y माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर y माइनस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब रेंज कैलकुलेट करने के लिए आप एक बात बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है इसका डोमेन क्या था? डोमेन मतलब x की वैल्यूज। x की वैल्यूज क्या थी? x बिलोंग्स टू r माइनस
जो न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है, इसको जीरो करने पे जो भी एक्स की वैल्यूज आपको मिलती है, आपको वो यहां पे डालनी पड़ती। सही बात है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, तो डोमेन क्या रहेगा? डिनोमिनेटर पार्ट को आप क्या कर दीजिए? जीरो कर दीजिए। डोमेन पार्ट, इसको जैसे ही जीरो किया आपने, तो ये कितना आ जाएगा? x बिलोंग्स टू r माइनस ये वाला पार्ट। ठीक है, जो भी x1 x2 इसकी वजह से वैल्यू आने वाली थी, वो वाला पार्ट। ठीक है, ये मेरा हो गया डोमेन भाई। अब मुझे डोमेन भी मिल गया, है ना? और मेरा क्या हिसाब किताब चल रहा है? डोमेन अपने पास में आ गया। डोमेन से मुझे करना क्या है? आप पूछोगे सर करना क्या है, हम तो रेंज निकालना चाहते हैं। तो मैं आपको वही समझाने, डोमेन से मेरे को सिर्फ इतना सा काम करना है कि मुझे ये आइडिया लग जाएगा, डोमेन का यूज करके मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि ये जो एक्सप्रेस दिया गया है, तो ये जो एक्स की वैल्यूज है बेटा, ये किसको बिलोंग कर रही है? एक्स की वैल्यूज रियल नंबर को बिलोंग कर रही है। दैट मींस क्वाड्रेटिक किसका है? एक्स का। एक्स कैसा आ रहा है? रियल। इसका मतलब रूट्स कैसे? रियल। रूट्स रियल हो, इसका मतलब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। जल्दी से डिस्क्रिट स्टार्ट हो जाओ इस आपकी पार्ट आवाज पे। कट रही है बहुत ज्यादा। हाँ सर, कट रही है आवाज। हाँ यार सॉरी, वो इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। चलिए आवाज आ रही है ना मेरी? सर आपके स्क्रीन शेयर करते ही फिर से वही आवाज कटना शुरू हो रही है। हाँ, हुआ क्या क्वेश्चन?
हाँ भाई, हुआ या नहीं हुआ? करूं आगे? करूं आगे? हो गया सर। हो गया। चलिए, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इसमें डी मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना जाएगा? y माइनस 1 उसका होल स्क्वायर चल रहा है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। ले लीजिए कॉमन, बचा आपके पास में कितना? सही है ना एकदम? हाँ सही है, ठीक है। अरे यार, ये आज नेटवर्क ने क्या आफत मचा रखी है। y माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ माइनस y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हुआ भाई? ये y माइनस 1 को तो एज इट इज रहने दिया जाएगा। बचा कितना? ये हो गया y माइनस 1 माइनस माइनस 4y यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5y माइनस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास में? माइनस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास में? 3। ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया? नंबर लाइन को, ये वाले पार्ट को 0 किया, ये वाले पार्ट को 0 किया। ये 0 किया तो कितना आ जाएगा आपके पास में? माइनस 3/5। ये 0 किया तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 1। ठीक है, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड कुछ नहीं है यार, आपने 1 से बड़ी क्वांटिटी चूज कीजिए। अभी हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इसके होने ना होने से, वो तो हम बाद में देखेंगे। 1 से बड़ी क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे। मान लेते हैं y की वैल्यू मैंने, ये y का चल रहा है पूरा का पूरा, है ना? तो 1 से बड़ी मान लेते हैं 2 सब्स्टिट्यूट किया आपने यहाँ पे, तो 2 माइनस 1, 5 इंटू 2 प्लस में कितना हो गया? 3, तो 1 इंटू 13, तो ये इसका प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, -3/5 टू 1, तो मतलब y की वैल्यू आपने क्या ले लिया? 0। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 डालेंगे तो -1 इंटू ये कितना आ जाएगा? 0 प्लस 3, दैट इज 3। मतलब रिजल्ट कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। उसके बाद -3/5, -3/5 से पहले वाला हिस्सा कोई भी एक नंबर चूज कर लो, अब देखोगे कि वो भी आपको कैसा देगा? पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1 से आगे, क्योंकि आपको तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, इसका मतलब 1 से आगे ये पूरा पोर्शन आपका आंसर है, और -3/5 से पीछे ये आपका पूरा आंसर है। मतलब y बिलोंग्स टू -∞ टू -3 से इंफिनिटी ये। लेकिन इस पूरे केस में एक हल्की सी दिक्कत है जो मुझे सता रही है बार बार। वो क्या है? यहां पे आइए, अगर आप y की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 लेने से मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? y की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? यहां सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। मैं y की वैल्यू जैसे यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, ये 0 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा -1, मतलब ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया? -2 which is less than 0। ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया? -2 which is less than 0। लेस देन 0 आ रहा है -2 लेफ्ट साइड में, तो -2 0 के बराबर तो नहीं हो सकता ना। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करते तो 0 कभी भी -2 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं y की वैल्यू 1 नहीं सेलेक्ट कर सकता, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से हटाना पड़ेगा कि मैं y की वैल्यू 1 नहीं ले सकता। ये देखिए, ये y की वैल्यू है, दिस इज रेंज। कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। नो नहीं सर, है आ सर गया नहीं। समझ में। आ गया? तो ये तरीका होता है क्या? ये आंसर है अपना वाला, है ना? ये तरीका होता है किसका? रिप्रेजेंटिंग x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, x को रिप्रेजेंट करना है y की टर्म्स में, ये वो एक तरीका है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड इज अ ग्राफिकल मेथड।
ठीक है, मतलब बाय ड्रॉइंग ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ग्राफ को ड्रॉ करके कैसे रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मेरा कहने का ये मतलब होगा बेटा, ग्राफ को ड्रॉ करके मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे बताना। रेंज मतलब होता है, ध्यान एक ही चीज का रखना है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज, रेंज मतलब y की वैल्यूज। तो एग्जांपल लेते हैं, मतलब फाइंड द रेंज ऑफ fx is equals to x plus 1। fx is equals to x plus 1 की रेंज मुझे निकालनी है। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है। मैं बोलूंगा कैसे? बोले सर ग्राफ बना लेता हूं इसका। बोलूंगा बनाओ चलो। तो आप क्या बोलेंगे कि सर देखो y is equals to x plus 1 यूज कर लेते हैं। ये हो गया मेरा x, ये हो गया y। x की वैल्यू को 0 डाला, y कितना हो गया 1। y की वैल्यू को 0 डाला तो x कितना हो गया -1। तो आप क्या बोलोगे सर इसका ना ग्राफ बना दो। मैं बोलूंगा अच्छा। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,1। ये पॉइंट कितना हो जाएगा -1,0 -1,0 0,1। ठीक है, ये हो जाएगा 0, सॉरी -1,0 0,1। इन पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि लाइन नीचे कितना एक्सटेंड हो सकती है, मतलब ये कितनी y की वैल्यूज ले सकती है। एक्सटेंड कैसे होगी? जब x और y दोनों की वैल्यूज आएंगे ना, तो बस आप कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हो यार। मतलब हर पॉइंट के x के इसके लिए मेरे को एक रिस्पेक्टिव y की वैल्यू मिलेगी। हर पॉइंट, ये x के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं और ये पार्ट y के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सारी x की वैल्यूज के लिए कोई ना कोई y की वैल्यू जरूर होगी। ठीक है, ये चीज हमें क्या बोल रही है कि जो रेंज है वो मैं ग्राफ से देख के क्लियरली बता सकता हूं कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर। y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मेरा ग्राफ हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या बोलना चाहता हूं मैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या बोलना चाहता हूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। है ना? अब देखो रेंज निकालनी है मेरे को। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रेंज y is equals to x स्क्वायर। इसकी रेंज बतानी है। बताना जरा एक बार रेंज कैसे आई। सर आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। तुमने आर पॉजिटिव की जगह कुछ और बोल दिया तो ज्यादा सही रहता। y is equals to x स्क्वायर। मुझे पता है कि ग्राफ कैसा आता है, ये ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये पॉइंट कितना है 0,0 और ये ऊपर y कहां तक जा सकता है? ये कहीं तक भी जा सकता है भाई, इंफिनिटी तक जा सकता है। तो रेंज कितनी हो जाएगी 0 से इंफिनिटी। आर पॉजिटिव नहीं बोल पाएंगे लड़के, आर पॉजिटिव में 0 नहीं होता है। अच्छा, 0 न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, हाँ तो ये कह तो सकते आर हैं 0 से ये इंफिनिटी। R माइनस R नेगेटिव, वो सही रहता है ना? हाँ ये तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड है। लेकिन ग्राफिकल मेथड की एक प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम क्या है? ग्राफिकल मेथड में मुझे ग्राफ आना ही चाहिए। ग्राफिकल मेथड में मुझे ग्राफ आना ही चाहिए।
अगर मुझे ग्राफ आएगा तभी मैं ग्राफिकल मेथड से कुछ कर सकता हूं, अदरवाइज मैं ग्राफिकल मेथड से कुछ भी नहीं कर सकता। समझ आया? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत आ नहीं गया है समझ तो आ में गया सर। सर। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। सॉल्व कीजिए इसको। सर ऑल रियल नंबर। नहीं, सर ये वैसा है तो जो अभी किया था हमने x+1 वाला। तभी तो बोल रहा ये हूँ ऊपर सोचना है फैक्टर ना। में। सर ऑल रियल नंबर्स -2। क्या बता रहे हो? रेंज रेंज रेंज। डोमेन गलत है। सही है। आया किसी से? सुशांत गड़बड़ है, तुम लोग वही मिस्टेक कर रहे हो। तुम रेंज नहीं बताना चाह रहे हो। रेंज मतलब y की वैल्यू, तुम लोग डोमेन बता रहे हो सब लोग। चलिए मैं बताता हूँ। fx मेरे पास कितना है? x² - 4 अपॉन x-2। सर 0 to 2 आएगी। ये कट जाएगा। सबसे पहले ये दिमाग, अब बचा कौन? y = x+2 है ना। इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ देखो। x की वैल्यू को जब आप 0 डालेंगे y2 से पास करेगा। y2 आएगा, y की वैल्यू को 0 डालेंगे x-2 आएगा। तो ये आगे कितना जा सकता है? कितना भी। पीछे कितना जा सकता है? कितना भी। दिक्कत क्या है इसके साथ में? दिक्कत यह है कि तुमने डोमेन पे ध्यान नहीं दिया। तुमने देखा नहीं कि डिनोमिनेटर में अगर x की जगह 2 चला गया तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। 0/0 फॉर्म बन जाएगी, जो कि हमारे काम की नहीं है। तुमको क्या करना पड़ेगा? ये 2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वहां से जो मुझे वैल्यू मिलेगी ना, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, वो कितनी मिली? 4। तो इसका मतलब है 2 ही नहीं आ रहा। ये पॉइंट था 2, ये आ ही नहीं रहा आपके इसमें। तो 2 के लिए जो 4 आना था वो भी तो नहीं मिलना चाहिए ना। मतलब x में अगर 2 नहीं मिल रहा तो y में कौन नहीं मिल रहा? 4 नहीं मिल रहा है आपको। 0,4 पॉइंट है। ठीक है।
तो ये 2 नहीं मिल रहा, उसके लिए 4 नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि रेंज कितना हो गया, बाकी सब कुछ मिल रहा है, बस 4 नहीं मिल रहा है। तो रेंज हो गया y बिलोंग्स टू r-4। समझ आया या नहीं समझ में आया? अब आ गया सर। सब लोगों को आ गया? हाँ सर। चलिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ये सेक्शन वाइज रेंज कैलकुलेशन। सेक्शन वाइज रेंज कैलकुलेशन में देखो कुछ नहीं होता है। क्या है, ये y इज इक्वल्स टू fx दे रखा है आपने। अब आपसे बोला जाएगा देखो जी, हर सेक्शन की अलग अलग रेंज है। ये देखो, यहाँ पे कुछ x1 मिल रहा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं x2 मिल रहा होगा, इस जगह x3 मिल रहा होगा। तो y1 से y3 एक रेंज कंपोनेंट है, ठीक है, दोनों जगह क्लोज। तो इसके लिए अगर रेंज लिखनी होगी तो y की वैल्यूज ही तो है, तो y1 नहीं आएगा। ये देखो, इसमें नीचे ये वाला हिस्सा कौन है, y2, इसमें कौन है, y3। तो ये इस हिस्से के लिए हो जाएगा y2, y3। उसके बाद यहां से देखो, यहां से y4 से कहां तक जाएगा, y5, y4 से y5 तक। उसके बाद y5 से कहां तक जाएगा, y5 y7, तो मतलब y6 से y7, तो y7 छोटा हुआ, y6 बड़ा हुआ, तो ऐसे लिखेंगे y7 से y6 तक। ठीक है, तो ये सेक्शन बाय सेक्शन आपने रेंज निकाला और सबका यूनियन ले लिया। ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल हो। अगर सेक्शन अवेलेबल नहीं है तो ऐसे रेंज नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नहीं? नो सर, आ गया समझ में। नेक्स्ट है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी भाई, ठीक है, तो ये मैं समझा देता हूं क्योंकि आपने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ है, आपका स्कूल वाला हिस्सा। तो मोनोटोनिसिटी क्या है भाई, मोनोटोनिसिटी सीधा ही है, अगर आपने 12th में अभी पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पे यूज होता है मोनोटोनिसिटी। तो अगर बाई चांस आपका फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन जो है fx वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो रेंज क्या रहेगा, रेंज इंटरवल में रहेगा। इस इंटरवल x बिलोंग्स टू a कॉमा b में रेंज मतलब fx बिलोंग करने लगेगा आपका fx बिलोंग करने लगेगा ये fa और ये fb, तो fx बिलोंग करने लगेगा fa कॉमा fb। ठीक है, मतलब लोअर पार्ट जो है उसके लिए fa मिलेगा और अपर पार्ट के लिए fb मिल जाएगा, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो रेंज यहां से ऐसे निकाली जा सकती है। मतलब आपको बस इतना पता लगाना है कि जिस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उस इंटरवल के लोअर पार्ट को उठा के आप फंक्शन में डालेंगे और उसके अपर पार्ट को आप उठा के फंक्शन में डालेंगे तो रेंज डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, fa और fb। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो बताइए। अब आप बोलोगे सर डिक्रीजिंग सेक्शन में क्या होगा, तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। ये A है, ये B है, ये FB मिलेगा, ये FA मिलेगा। जो fx है इस केस में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो x बिलोंग से कहां तक जा रहा है, a टू b। तो fx ध्यान से देखो कहां से कहां तक मिलेगा भाई, y एक्सिस पे चेक करो ना, डिक्रीजिंग है।
तो जो लोअर पार्ट रहेगा उसमें मैक्सिमम मिलना चाहिए, जो अपर इंटरवल का पार्ट रहेगा उसमें मिनिमम मिलना चाहिए। रेंज होता है मैक्सिमम टू मिनिमम, तो आप डालेंगे एफ बी से एफ ए। एफ बी से एफ ए। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। एफ बी से एफ ए, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर, आगे सोच में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? चलिए, ये यहां पे लिखा हुआ है, सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है, तो कुछ कॉमन उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस दिए हुए हैं, वो हम धीरे धीरे खुद भी समझ जाएंगे, उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कौन डिक्रीजिंग है कौन इंक्रीजिंग है हमें निकालना भी आता है थोड़ा थोड़ा, तो बाकी हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंशन है ही नहीं इस किसी भी चीज की, ठीक है, तो वो तो हम मेंटेन करेंगे। चलिए अगली फाइल लेते हैं। नोट कर लिया था क्या आपने? नोट कर लिया था ना? यस सर। चलिए अगली फाइल लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यार, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। अब क्लासिफिकेशन में क्या है यार, चार तरीके से फंक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है। वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, वन ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, और फिर इन चारों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, पर यहां से देखने से भी मेरे को समझ में आ रहा है क्या होता है वन वन फंक्शन। देखो बेटा, वन वन का मतलब है, ये पिक्टोरियल डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वन वन का मतलब है वन के लिए वन, वन के लिए वन, वन के लिए वन, ये वन वन है। यहां पे भी वन के लिए वन, वन के लिए वन, वन के लिए वन, मतलब एक प्री इमेज के लिए एक सिंगल इमेज एलिमेंट होना चाहिए और वो डिफरेंट होना चाहिए, कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है, वो डिफरेंट होना चाहिए, वो कॉमन नहीं हो सकता। तो देखो वन के लिए वन सिचुएशन यहां पे है। अच्छा, फंक्शन तो होना ही चाहिए तभी आप ये कर पाओगे, और इसे इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। इंजेक्टिव वन वन के लिए यूज होने वाला वर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर मैथमेटिकली क्या मतलब है इसका, तो मैथमेटिकली ये लिखा हुआ है देखो, कि अगर मेरा x1 और x2 जो है वो डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन है, उसको बिलोंग करते हैं, और fx1 जो है वो fx2 वो कोडोमेन ऑफ द फंक्शन से क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब f अगर मैंने लिया था a से b, तो x1 x2 डोमेन से बिलोंग होना चाहिए, b मेरा कोडोमेन है, fx1 fx2 मेरा कोडोमेन से बिलोंग करना चाहिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि x1 x2 ये कर रहा है, fx1 fx2 ये कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि लेट fx1 is equals to fx2, then x1 is equals to x2, let fx1 is equals to fx2, then x1 is equals to x2, ये हम यहां पे बोल पाएंगे, ठीक है। fx1 fx2 के बराबर है, x1 x2 के बराबर होगा, तो हम बोल पाएंगे कि जो गिवन फंक्शन है दैट इज वन वन। एंड वैसे वर्सा सिचुएशन क्या है, दूसरा तरीका, कि अगर let x1 is not equals to x2,
then fx1 would not be equal to fx2. यहां fx1 fx2 के बराबर है, then x1 x2 के बराबर है. अगर x1 is not equals to x2, then fx1 is not equals to fx2. कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए. कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए. यहां तक मैथमेटिकली या किसी भी तरीके से. चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं. उस क्वेश्चन से अपने को बहुत बढ़िया समझ में आएगा. ठीक है, f मेरा है r2r. ठीक है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है fx is equals to x square plus 1. ठीक है, we need to check that either this function is 1 1 or not, 1 1 or not. This is 1 1 or not. Try करो. ट्राई करके बताओ. नहीं है सर 1 1. 1 1 है या नहीं? नहीं. आदित्य ने बोला नहीं, कुणाल ने भी बोला नहीं. बाकी लोग चलिए. तो देखो यार, हमने क्या बोला है आपसे, सोल्यूशन करते हैं इसका, फिर अगले क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा. हमने आपसे बोला कि भैया x1 x2 जो है मेरा वो बिलोंग करना चाहिए a रियल को, और fx1 और fx2 जो आएगा आपका वो भी इसको बिलोंग करना चाहिए. कर रहा है भाई. अगर ये इसको बिलोंग करेगा और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है जो रियल वैल्यूज देते हैं तो ये रहेगा. अच्छा, अब हमने बोला कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2. तो fx1 अगर मैं fx2 के इक्वल करूंगा तो वहां से कैसे निकलेगा? तो x1 स्क्वायर प्लस 1 x2 स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो गया. ये कितना हुआ? x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0. अब मैंने क्या बोला भैया, ये x1 माइनस x2 को 0 करेंगे तो x1 इज इक्वल्स टू x2 हो जाएगा, और x1 प्लस x2 को 0 करेंगे तो x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 के बराबर आ जाएगा. तो मेरे पास आना क्या चाहिए था? अगर fx1 fx2 के बराबर है तो मेरे पास x1 x2 के बराबर आना चाहिए था. आ क्या रहा है? fx1 अगर fx2 के बराबर है तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है. कौन सी? ये वाली. ये तो आना चाहिए था, लेकिन ये भी एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है. ठीक है, तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा? बोलूंगा ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा. ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि x1 x2 दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं. या तो ये रियल नंबर ना आता, ये रियल नंबर आ जाता, ये रियल नंबर नहीं आता, तब ये हो सकता था. लेकिन अभी तो ये जो वैल्यू मिलेगी मेरे को वो रियल क्वांटिटी ही मिलेगी. ये भी रियल मिल रहा है, ये भी रियल मिल रहा है, तो हमें तो सिर्फ ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन ये आ रहा है, इसलिए फंक्शन इज नॉट 1 1. फंक्शन इज नॉट 1 1. कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए.
कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें चेक करेंगे। सेम एक्सप्रेशन है, यही लिखता हूं इसका पार्ट 2। अब फंक्शन है मेरे पास में कितना है, एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2 है, आपको चेक करना है, चेक फॉर 1 1। चेक कीजिए 1 1 है या नहीं। बाकी डिटेल वही है, एफ आर टू आर जा रहा है, बाकी डिटेल वही है। होते ही बताइएगा। हुआ? हुआ? चलिए सेम प्रोसेस लगाएंगे। लेट किया है एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू कितना, एफ एक्स टू। तो एक्स वन क्यूब प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स टू का क्यूब प्लस 2। कट गया। एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू टाइम्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इसे आप क्या करेंगे, x1 माइनस एक्स टू इज इक्वल्स टू 0। तो x1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया,
x2 और ये कितने के बराबर हो गया, x1 स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो यहां से तो मिल गया, दिक्कत है ये, तो मुझे बस इतना चेक करना है क्या यहां से मुझे x1 और x2 के बीच में कोई रियल नंबर के साथ रिलेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसे भी चेक कर लेते हैं। अब बोलोगे सर कैसे चेक करोगे, तो क्वाड्रेटिक बन रहा है दो जगह, तो बोलूंगा x2 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, तो बॉक्स बंद कर दिया, x2 के स्क्वायर से हमने कर दिया इसको डिवाइड, ये x1 अपॉन x2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो कैपिटल X हो गया x1 अपॉन x2, तो कैपिटल X स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करके देखिए क्या कितना आंसर आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट और 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब अगर मैं यहां से बोलूं तो ये x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 एक आ रहा है, और दूसरे वाले में माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2 दूसरा आ रहा है। ये दूसरा आ रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब x1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ x2, और x1 इज माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ हो गया x2। आप यहां पे देखिए और आप यहां पे देखिए, ये रियल रिजल्ट नहीं आ रहा, ये रियल नंबर नहीं है इसके साथ मल्टीप्लाइड, ये रियल नंबर नहीं है, तो अगर रियल नंबर नहीं है तो ऐसे केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसका मतलब ये रिजल्ट आपको x1 और x2 के बीच में रियल रिजल्ट नहीं दे रहा है, कोई रियल रिलेशन नहीं दे रहा है, इसका मतलब यही ट्रू हो गया। तो मतलब अगर मैं fx1 इज इक्वल्स टू fx2 बोल रहा हूं और मेरा x1 और x2 दोनों रियल होने चाहिए थे, fx1 fx2 भी रियल होने चाहिए थे। आप बोलोगे सर ये आपने कैसे चूज कर लिया, तो बोलोगे बेटा यहां से चूज किया ना, देखो ना यहां से चूज किया है, जैसे इसमें था वो भी मैंने चूज कर लिया, तो क्लियर हो गया ना कि फिर x1 x2 रियल आना चाहिए, यहां से तो मिल जाएगा, लेकिन यहां से आप x2 की रियल रख दोगे वैल्यू, x1 की रियल रख दोगे वैल्यू, दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे, इसलिए ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं होगा, ये वाला पार्ट इसके साथ कंसीडर हो जाएगा, इसका मतलब ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर शुरू से लेके एंड तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो सर, आगे समझ में आ गया, हाँ सर। चलिए बढ़िया, कोई डाउट नहीं किसी को किसी भी तरीके से, नो सर। ठीक है, बड़े आगे, चलिए भाई बढ़ते आगे, ये हुआ 1 1 का पार्ट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेनी वन। मेनी वन का मतलब क्या है, जो 1 1 नहीं हो मेनी वन है यार, मतलब ये वाला फंक्शन जो पहले सॉल्व किया था दैट वाज नॉट 1 1, दैट मींस इट वाज मेनी वन, जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन है, बस ये फंडा अपने को दिमाग में घुसेड़ के रखना है कि जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन है, इतना सा टास्क है। ये देखो नीचे वाली लाइन, ज्यादा कुछ दिमाग इसमें लगा नहीं, जो 1 1 नहीं वो मेनी वन, बस फिनिश। कोई डाउट किसी को किसी भी तरीके से, नो सर। कोई डाउट नहीं है, चलिए हाँ इसमें पहला वाला तो सेम स्टेटमेंट है, दूसरा वाला जो है उसको अपने को देखना चाहिए, यह है ग्राफिकल। ग्राफिकली भी आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो फंक्शन है वो 1 1 रहेगा मेनी वन रहेगा, कैसे रहेगा, तो 1 1 फंक्शन को आप ग्राफिकली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ग्राफिकली, तो बोलूंगा बेटा जो भी आपका ग्राफ बनेगा ना फंक्शन का, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, उसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लो। अगर वो लाइन दो, जैसे कोई ग्राफ है ये
पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन आपने ड्रॉ किया, ये लो भाई, अब ये एक ही पॉइंट पे कट रहा है, इसका मतलब ये 1 1 है। पैरेलल टू y एक्सिस पे हमें फंक्शन पता चलता था, पैरेलल टू x एक्सिस पे हमें पता चलेगा ये 1 1 है, मेनी 1 है, कौन सा 1 है, वो सारी की सारी चीजें इस पे अपने को पता चलेंगी। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बता देते पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। हमने लिया था, मैं दोबारा लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है। हमने लिया था एग्जाम्पल के तौर पे fx is x सॉरी यार, हाँ मैनी वन के केस में तो फंक्शन हमने लिया था कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ हम जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं जी। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये, इसमें 1 ऐड कर दो, जैसे इसमें 1 ऐड कर देंगे ये ग्राफ ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये यहां पहुंच जाएगा। बस सीधा सीधा कुछ नहीं करना, उसके बाद में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। आप देखेंगे ये 2 पॉइंट पे कट रहा है, एक लाइन 2 पॉइंट पे कट रही है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होना चाहिए? मेनी वन। ये 1 1 नहीं था, देखो ना इसमें भी तो यही आया था, नॉट 1 1 आया था, है ना, तो मेनी वन है। अब आप बोलोगे सर क्यूब का एक्सप्रेशन फिर बताओ, तो दूसरा वाला बताओ, तो बोलोगे दूसरा वाला भी चेक कर लो। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब प्लस 2 लिया था मैंने, एक्स क्यूब प्लस 2 का ग्राफ देखना तुम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपको पता होना चाहिए ऐसा आता है। ठीक है, तो दूसरा वाला देखो, रेफरेंस लाइन कहां चली गई है? अब 2 पे चली गई है, सॉरी, रेफरेंस लाइन चली गई है 2 पे, है ना, तो अब ग्राफ ऐसा बनने है। तो ये पॉइंट जो पहले 0,0 पे मिल रहा था, तरुण क्या लिख रहे हो भाई? ठीक है, जो 0,0 पे बन जाता था वो पॉइंट कहां पे जाके बन रहा है? 0,2 पे। ठीक है, अब ड्रॉ करो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंगल सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे, सिंगल सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे। तो जो सिंगल सिंगल पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं बच्चे? ये क्या कहलाते हैं? जो सिंगल सिंगल पॉइंट पे कट कर रहे हैं ये कहलाएंगे 1 1 फंक्शन। इस जगह पे 2 पॉइंट पे कट हो रहा था, इस जगह 1 पॉइंट पे कट हो रहा था। तो ये ग्राफिकली आइडेंटिफाई करने का तरीका है किसको? 1 1 को और मेनी 1 को। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। कोई डाउट नहीं है सर। और किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए ये देखो, बस ये लास्ट रखेंगे, है ना, उसके बाद नया टाइप का फंक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये पॉइंट देखते हैं, आइदर f dash x greater than equal to 0 for x belongs to domain of function, or f dash x less than equal to 0 for x belongs to domain of the function, where equality can hold at discrete points only.
स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक देन फंक्शन इज 1 1। ठीक है, अब ये समझाते हैं कैसे 1 1 है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन हमेशा 1 1 होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, मैं बोलूंगा एक बात बताओ, क्या ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है क्या? अभी बनाया था ना थोड़ी देर पहले, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, कितने पॉइंट पे कटा? एक। ठीक है, कितने पॉइंट पे कटा? एक पॉइंट पे। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है। अगर कल को बोल दिया ये वाला फंक्शन है, ये हो गया भाई, कितने पॉइंट पे कटेगा? एक्स एक्सिस पे एक। तो सारे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन जो रहेंगे, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन जो रहेंगे वो आपके कैसे होते हैं? 1 1 फंक्शन होते हैं। अब चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। जो मोनोटोनिक रहेंगे वो मोनोटोनिक रहेंगे, वो आपके 1 1 रहेंगे, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। अब आप बोलोगे सर आप बार बार स्ट्रिक्टली पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो? तो बोलूंगा एक ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बोलोगे सर कौन सी? मैं बोलूंगा ये। तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखो, यहां पे ये चांस है कि जो ये वाली लाइन है ना, यहां से यहां तक वाली लाइन, जब तुम ये वाला हिस्सा ड्रॉ करोगे ना, ये वाली लाइन यहां से यहां तक वाली लाइन जब तुम ड्रॉ करोगे ना, तो भाई उस टाइम पे इनफाइनाइट पॉइंट्स एक लाइन के संपर्क में आ जाएंगे। मतलब एक लाइन जो है वो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखना चाहिए था, वो इनफाइनाइट रख जाएगा। तो ऐसी लाइंस के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे ग्राफ्स, ये कैसे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये क्या है? सिर्फ इंक्रीजिंग में आता है, नॉन डिक्रीजिंग भी बोलते हैं इसको। मैं भी बहुत वैरायटी पढ़ाऊंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एओडी में, तो इसे बोला जाता है नॉन डिक्रीजिंग। ये डिक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन इंक्रीज एक ऐसा पैसेज है जहां पे ये इंक्रीज भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे ए से लेके बी तक, इस ए से लेके बी तक ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिक्रीज नहीं हो रहा लेकिन इंक्रीज भी नहीं हो रहा, इसलिए इसको नॉन डिक्रीजिंग बोला गया है। उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, उससे पहले इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इसलिए नॉन डिक्रीजिंग बोला गया है। तो नॉन डिक्रीजिंग के केस में कभी कभी इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आपको मिल जाएंगे, एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने ड्रॉ किया है। तो आप बोल सकते हो ऐसे केस में कि यार ऐसे केस में ये चीज क्या हो जाएगी? 1 1 नहीं रहेगा। ठीक है, ये ओवरऑल कंक्लूजन है इसका, ये आपके सामने लिखा हुआ है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये तीनों। अगर प्रॉपर्टी याद रहेगी तो भी आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कोई डाउट, तकलीफ, समस्या, परेशानी? नो सर। ठीक है, आगे दिखाता हूं आपको। अब हमें ऑन टू की क्लासिफिकेशन है, ऑन टू की क्लासिफिकेशन के बाद में फिर हम फंक्शंस पे मूव कर जाएंगे।